Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss valuation of goodwill, corporate account BCom for SAM chapter 1 एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS accounting classes. आप इसको ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी. इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. सो प्लीज़ ज्वाइन इट. आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. चैप्टर के नेम से पता चल रहा है कि हमने क्या करना है. इस चैप्टर में गुडविल की वैल्यूएशन करनी है. बट गुडविल की वैल्यूएशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गुडविल क्या होती है. मीनिंग ऑफ गुडविल, डेफिनेशन ऑफ गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. आज के लेक्चर में हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. मीनिंग ऑफ गुडविल. गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म. तो गुडविल क्या है? गुड नेम है, रेपुटेशन है जो एक फर्म ने अर्न की है. और कैसे अर्न करी? कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके, उनको सेटिस्फाइड फील करवा के, ताकि जो कस्टमर है जब वो सेटिस्फाइड होंगे तो वो बार बार आएंगे और जिससे जो फर्म है वो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेगी. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि सोल्ट के ब्रांड नेम बताइए, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? टाटा सोल्ट. और अगर आप पूछूं टाटा सोल्ट के अलावा और कोई ब्रांड नेम जो आपको पता हो, तो शायद आपको 1-2 मिनट सोचना पड़े कि और कौन से ब्रांड नेम है, या फिर किसी को पता ही ना हो टाटा सोल्ट के अलावा कोई और सोल्ट का ब्रांड नेम भी है. तो जैसे कि आशीर्वाद सोल्ट है, सफोला सोल्ट है, पतंजलि सोल्ट है. बट फिर भी हमें कौन सा याद रहता है? टाटा सोल्ट, क्योंकि ज़्यादातर घरों में यही सोल्ट है वो यूज़ होता है. तो इस कंपनी ने क्या करा, अपनी जो इमेज है, अपनी जो गुडविल है उसको क्रिएट किया हुआ है, जिसकी मदद से जो ये टाटा सोल्ट कंपनी है वो दूसरी सोल्ट कंपनीज के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट्स को अर्न करती है. इसके अलावा एक एग्जांपल और, जैसे कि कोलगेट. अगर आप शॉप पे जाते हो, आपको टूथपेस्ट लेना है, चाहे आपको पेप्सोडेंट का चाहिए या फिर आपको सेंसोडाइन चाहिए या फिर क्लोजअप चाहिए, फिर भी आप क्या कहते हो कि हमें कौन सा चाहिए? कोलगेट चाहिए. लेने टूथपेस्ट आए हो बट बोलते क्या हो कि हमें कोलगेट चाहिए. तो ये कोलगेट की जो एक ब्रांड इमेज है वो उसने क्रिएट की हुई है. तो जो गुडविल है वो हम एक मैग्नेट की तरह बोल सकते हैं कि एक मैग्नेट होता है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है एक पर्टिकुलर बिजनेस में, जिससे वो बिजनेस दूसरी फर्म्स के कंपैरिजन में जो सेम ट्रेड में है उनके कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करें. टेक्निकल लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो गुडविल क्या होती है, एक फर्म की प्रेजेंट वैल्यू होती है जो एंटिसिपेट करती है किसको? एक्सेस अर्निंग को, कि जिससे उसको ज़्यादा अर्निंग हो. आई होप कि आपको गुडविल का मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ गुडविल. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिंडले, द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन. तो सेम वही बात है कि गुडविल क्या होती है, तब मतलब गुडविल की मदद से जो भी बेनिफिट्स हैं वो कैसे अराइज हुए? कनेक्शन से या रेपुटेशन से. मतलब जो फर्म है उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं दूसरी फर्म्स के कंपैरिजन में, तो वो गुडविल हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन, गुडविल इज नथिंग. गुडविल कुछ भी नहीं है. मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिजोर्ट टू ओल्ड प्लेसेस. अगर जब कस्टमर्स है, जब एक ही शॉप पे या फिर एक ही पर्टिकुलर बिजनेस पे बार बार आएंगे, तो वो क्या हो जाएगी? उस फर्म की, उस बिजनेस की, उस कंपनी की जो गुडविल है वो क्रिएट हो जाएगी, और जिसकी मदद से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि गुडविल क्या है? एक बिजनेस की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, और इसीलिए गुडविल को हम क्या ट्रीट करेंगे? एसेट ट्रीट करेंगे. और गुडविल कौन सी एसेट होती है? इनटेंजिबल एसेट. इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट होती हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं. तो जो गुडविल है वो फिक्टिशियस असेट नहीं है. देखो दिखाई तो नहीं दे रही गुडविल, बट ये भी नहीं है कि फिक्टिशियस असेट हो जाएगी. फिक्टिशियस असेट वो असेट होती हैं जो नाम मात्र की असेट होंगी, मतलब जिनका कोई बेनिफिट नहीं मिलता. लेकिन गुडविल का तो क्या मिलता है? हमें बेनिफिट मिलता है. उससे जो बिजनेस के प्रॉफिट है वो इंक्रीज होते हैं. अगर किसी फर्म की, किसी बिजनेस की गुडविल अच्छी है तो उसके जो प्रॉफिट होंगे वो ज़्यादा होंगे. जिस बिजनेस फर्म की जो गुडविल है वो कम होगी तो उसके प्रॉफिट भी क्या होंगे? कम होंगे.
तो जो गुडविल है उसको हम सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट फीचर इज इट इज़ एन इनटेंजिबल असेट। तो गुडविल किस कैटेगरी में आती है? इनटेंजिबल असेट्स की कैटेगरी में। इनटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, जैसे कि पेटेंट है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब। ये भी इनटेंजिबल असेट है और गुडविल भी क्या है? एक इनटेंजिबल असेट है। जो टेंजिबल असेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन पे तो लगता है डेप्रीशिएशन, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब। तो गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल एसेट पे हम क्या करते हैं? उसको हम अमोर्टाइज करते हैं। जब टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्लाइन होती है, तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। जब इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कोई भी डिक्लाइन होता है, कोई भी कमी आती है, तो उसको बोला जाता है अमोर्टाइजेशन। सेकेंड फीचर इज इट इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। तो गुडविल को डेप्रिशिएट तो नहीं करते, लेकिन इसमें जो फ्लक्चुएशंस है, चेंजेस है, वो आते रहेंगे। जैसे जैसे फार्म की जो प्रॉफिट अर्निंग है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी, वैसे वैसे जो फार्म की गुडविल है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फार्म की गुडविल को अफेक्ट करते हैं। जो भी चेंजेस आते हैं उनकी वजह से जो गुडविल है फार्म की, वो भी चेंज हो जाएगी। अगर फार्म के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हैं तो गुडविल अच्छी है, ज़्यादा गुडविल हो जाएगी। अगर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कम होगी तो जो गुडविल है वो भी कम हो जाएगी। तो जो फर्म है वो हेल्प करती है एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस में प्रॉफिट्स है वो। थर्ड इज इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। तो जो गुडविल की वैल्यू है उसको हम ऐसे ईजिली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी एसेट है जिसको ना तो हम देख सकते और ना ही छू सकते हैं। तो फिर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कब किया जाए? तो जो गुडविल है उसको हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब एंटायर बिजनेस को सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। और या फिर गुडविल की जो वैल्यूएशन है कब होती है? मतलब जब हम बेच नहीं रहे हैं बिजनेस को, उसके अलावा जब पार्टनर्स का जो एडमिशन है उस टाइम पे भी कर सकते हैं। रिटायरमेंट होती है, हम तब भी गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। किसी पार्टनर की डेथ होती है तब भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, क्योंकि जो न्यू पार्टनर आएगा वो गुडविल लेके आएगा, तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो गुडविल का जो शेयर है उसको लेंगे। ऐसे ही सेम जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो उसको राइट होता है कि वो अपनी गुडविल को साथ में लेके जाए। तो ये दो एक्सेप्शंस है, इनके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के अलावा जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन कब की जाती है? जब एंटायर बिजनेस को सोल्ड किया जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि हम गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि जो गुडविल है वो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे जो गुडविल की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते कि इस बिज़नेस की, इस फर्म की इमेज कितने रुपीज़ की है, क्योंकि अगर किसी फर्म के, किसी बिज़नेस के प्रॉफिट अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो गुडविल की वजह से ही हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते किसी भी बिजनेस की गुडविल की। देयर कैन बी नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। और जो सब्जेक्टिव होता है वो पर्सनल जजमेंट पे बेस होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफ्रेंशिएट करेगा। और गुडविल के निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर मैं गुडविल की वैल्यूएशन करूँ, पता नहीं कौन सा मेथड यूज़ करूँ। अगर कोई और पर्सन गुडविल की वैल्यूएशन करेगा, क्या पता वो कोई और मेथड यूज़ करे। गुडविल में बी परचेज्ड और नॉन परचेज्ड। जो गुडविल है वो परचेज्ड भी हो सकती है और नॉन परचेज्ड। नॉन परचेज्ड को हम कह सकते हैं सेल्फ जनरेटेड, जो खुद से ही जनरेट की गई है। जो परचेज गुडविल है, यानी कि जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उस बिजनेस के साथ उसकी जो गुडविल है, इमेज है, वो भी परचेज की जाती है। तो जो परचेज गुडविल को तो हम बैलेंस शीट की असेट साइड शो करेंगे, क्योंकि इस गुडविल के लिए जो बिजनेस ने क्या करा, पेमेंट किया है, इसीलिए। लेकिन जो नॉन परचेज्ड है, यानी कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको हम बैलेंस शीट की असेट साइड शो नहीं करेंगे, क्योंकि उस गुडविल का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि वो कितने रुपीज़ की गुडविल होगी। ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल।
कि जो एक बिजनेस फर्म की जो गुडविल है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक में से बनेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की लोकेशन है वो दो हो सकती हैं, या तो फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल। फेवरेबल लोकेशन का क्या मतलब है कि जहाँ पर, यानी कि आपका जो बिजनेस है ऐसी जगह पे लोकेटेड है, कन्वीनियंट प्लेस पे लोकेटेड है, प्रोमिनेंट प्लेस पे लोकेटेड है, जहाँ पर आपको सारे के सारे जो रिसोर्सेज है वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज हो, कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लेबर की सप्लाई हो, रॉ मटेरियल हो, वो आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो रहा है और कस्टमर भी वहाँ पे आसानी से आ जा सकते हैं। तो अगर बिजनेस प्रोमिनेंट प्लेस पे, कन्वीनियंट प्लेस पे लोकेटेड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट होंगे, और कस्टमर्स अगर अट्रैक्ट होंगे तो सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, तो जो बिजनेस की फार्म की गुडविल है वो भी क्रिएट हो जाएगी। अगर इसके अलावा आपका बिजनेस कहाँ पे है, अनफेवरेबल लोकेशन पे सेटअप है, तो उसकी जो गुडविल है वो भी कम हो जाएगी। सेकेंड इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर जो बिजनेस है एफिशिएंट, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, जो अपने काम में पूरी तरह से क्या है, एफिशिएंट है, तो क्या होंगे, फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, और प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो फर्म की गुडविल की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड इज द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, कि जितना ज़्यादा बिजनेस पुराना होगा उसकी गुडविल भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आपने वो मुहावरा सुना है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, कि जो नया नया आता है क्योंकि अभी उसको मार्केट का नहीं पता, कस्टमर की चॉइसेस का नहीं पता कि किस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कैसे उनसे बात करनी है, किस तरह से उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है। लेकिन जितना ज़्यादा पुराना बिजनेस होगा उसको अच्छे से पता होगा मार्केट एरिया के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, कि वो दूसरे फर्म के साथ अपना कंपैरिजन भी कर सकता है और नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी कर सकता है। तो जितना ज़्यादा पुराना बिजनेस होगा तो उसकी जो गुडविल है उतनी ही ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ गुड्स, जो एक बिजनेस फर्म है वो किस तरह के गुड्स में डील करती है ये भी उस बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करेगा। जैसे कि जो बिजनेस है अगर वो डेली यूज़ के प्रोडक्ट में डील करता है, डेली यूज़ के गुड्स मतलब नेसेसरी गुड्स, और नेसेसरी गुड्स की डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट मतलब फ्लक्चुएट नहीं करती। अगर डिमांड कांस्टेंट रहेगी तो जो प्रॉफिट है वो भी फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, उससे उस बिजनेस फर्म की जो गुडविल है वो मेंटेन रहेगी। अगर जो बिजनेस फर्म है वो किस तरह के गुड्स में इन्वॉल्व है, फैंसी गुड्स में, मतलब जो गुड्स की डिमांड है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, जैसे उन प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हुई तो सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। अगर उन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कम हो गई, यानी कि अब वो गुड्स फैशन में नहीं रहे, उनका ट्रेंड चला गया, तो डिमांड कम तो सेल कम, और सेल कम तो प्रॉफिट्स कम, प्रॉफिट्स कम तो गुडविल भी कम हो जाएगी। तो डेली यूज़ के गुड्स के केस में तो जो प्रॉफिट्स है वो फ्लक्चुएट नहीं करते, जिस वजह से गुडविल ज़्यादा होगी। फैंसी गुड्स के केस में जो प्रॉफिट्स है वो फ्लक्चुएट कर जाएंगे, जिससे जो गुडविल है वो भी अनसर्टेन होगी। पोजेशन ऑफ लाइसेंस, जिस फर्म ने लाइसेंस को पोजेस किया हुआ है तो उसकी गुडविल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री में दूसरी फर्म्स का एंटर होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर उनको एंट्री करनी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। इससे क्या होगा कि वो नई फर्म्स है वो एंटर नहीं कर पाएंगे आसानी से, जिससे कंपटीशन कम होगा, और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो उनकी गुडविल भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा कि ऐसी बिजनेस फर्म्स है जिनके लिए कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी फर्म है, न्यू फर्म्स है, वो ईजिली एंटर कर जाएंगी, जिससे कंपटीशन इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से जो कस्टमर्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो प्रॉफिट्स है वो भी आपस में बट जाएगा, तो क्या होगा, जो गुडविल है वो भी कम हो जाएगी। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अगर कोई बिजनेस फर्म है वो मोनोपोली मार्केट को एंजॉय करती है, कि जहाँ पे मतलब वही बिजनेस फर्म है जो बिजनेस एस्टेब्लिश कर रखा है, उसके अलावा कोई और फर्म है नहीं उस मार्केट में, तो उससे क्या होगा, अकेली फर्म है तो उसके जो प्रॉफिट है वो एश्योर्ड है,
उसको प्रॉफिट्स होंगे ही होंगे। जिससे प्रॉफिट ज़्यादा तो गुडविल ज़्यादा। इसके अलावा अगर उस फर्म ने कोई और स्पेशल राइट्स है अगर वो होल्ड किए हुए हैं, जैसे कि पेटेंट राइट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, कंसेशन है, तो उससे भी क्या होता है, जो फर्म की गुडविल है वो ज़्यादा हो जाएगी। रिस्क इन्वॉल्व, जिस बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क होगा, रिस्क ज़्यादा, तो उस बिजनेस की जो गुडविल है उतनी ही कम हो जाएगी। क्योंकि रिस्क होने से क्या होता है कि जो प्रॉफिट की सर्टेनिटी है, प्रॉफिट होने की जो सर्टेनिटी है वो अनसर्टेन हो जाती है कि प्रॉफिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। प्रॉफिट हो गए तो गुडविल ज़्यादा हो जाएगी, अगर प्रॉफिट नहीं हुए लॉस भी हो सकते हैं, लॉस हो गए तो गुडविल कम हो जाएगी। तो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा गुडविल कम, रिस्क कम तो गुडविल ज़्यादा। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो भी एक बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करता है। अगर किसी बिजनेस के जो प्रॉफिट है कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उस फर्म की जो गुडविल है वो ज़्यादा होगी। अगर किसी बिजनेस फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं या फिर अनसर्टेन है, तो उस फर्म की जो गुडविल की वैल्यू होगी वो भी कम होगी। फ्यूचर कंपटीशन, अगर पॉसिबिलिटी है कि जो उस बिजनेस फर्म के कंपटीटर हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं फ्यूचर में, तो अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो कस्टमर्स डिवाइड हो जाएंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, गुडविल कम हो जाएगी। अगर फ्यूचर में चांसेस है कि कोई कंपटीटर होना ही नहीं है, कंपटीशन इंक्रीज नहीं हो सकता इतनी आसानी से, तो उस केस में जो फर्म की गुडविल है वो ज़्यादा होगी। कैपिटल रिक्वायर्ड, अगर जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी उस बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करेगी। जैसे कि दो फर्म है, एक फर्म ए है और एक फर्म बी है। फर्म ए ने जो कैपिटल कितनी लगाई हुई है 5 लाख, और फर्म बी ने लगाई हुई है कैपिटल 3 लाख। लेकिन दोनों की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, यानी कि दोनों प्रॉफिट कितना अर्न करती हैं, लेट करते कि 10,000 का प्रॉफिट इन दोनों फर्म्स ने अर्न किया। अब आप खुद भी बता सकते हैं कि फर्म ए ज़्यादा गुडविल होगी या फर्म बी की गुडविल ज़्यादा होगी। फर्म ए ने तो 5 लाख लगाए हैं, फर्म बी ने 3 लाख, और दोनों ने प्रॉफिट कितने अर्न किए, 10,000। तो फर्म बी की गुडविल ज़्यादा होगी क्योंकि इसने कम कैपिटल लगा के प्रॉफिट सेम अर्न किए। इसके अलावा और भी फैक्टर्स है जिनसे गुडविल की जो वैल्यू है वो अफेक्ट होती है, जैसे कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्री क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स, यानी कि जब एक फर्म का जो जितनी भी दूसरी फर्म्स है उस इंडस्ट्री में उनके साथ अगर अच्छे रिलेशंस होंगे तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। अगर अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, बैड रिलेशंस हैं, तो गुडविल भी कम हो जाएगी। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, अगर वो उस बिजनेस फर्म के फेवर में है तो गुडविल ज़्यादा, अगर फेवर में नहीं है तो गुडविल कम। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, किसी भी कंट्री में अगर जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं कि जो भी जिस पार्टी की सत्ता आई हुई है अगर वो स्टेबल रहती है, यानी कि बार बार जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो चेंज नहीं हो रही, तो क्या होगा, जो गुडविल है वो ज़्यादा होगी अगर स्टेबल कंडीशन है। क्योंकि आप उस पार्टी को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन को समझ सकते हैं, उसके साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, जिससे आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा और गुडविल अच्छी होगी। अगर अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस है कि पॉलिटिकल पार्टीज बार बार चेंज हो रही है, तो उससे भी क्या हो सकता है, आपका जो बिजनेस है वो अफेक्ट हो सकता है और गुडविल भी कम हो जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट, अगर एक बिजनेस है जो अच्छे से प्रॉपर रिसर्च करके और प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में अपने एफर्ट्स लगाता है, ये कस्टमर की चॉइसेस के अकॉर्डिंग कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए वर्क करेगा, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। एक ऐसा बिजनेस है जिसने बिना कोई रिसर्च करे, बिना कोई डेवलपमेंट एफर्ट्स लगाए ऐसे ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, तो उसकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं होगी। तो जो रिसर्च फैक्टर है वो भी अफेक्ट करता है गुडविल की वैल्यू को। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू एस्टेब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी, तो कई बार क्या होता है कि जो एक एडवर्टीजमेंट है अगर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है और उसको बार बार रिप्रेजेंट किया जाता है कस्टमर्स के सामने, तो उससे भी जो उसकी ब्रांड की पॉपुलैरिटी है वो क्रिएट हो जाती है। एक बार ब्रांड पॉपुलर हो गया तो उसकी गुडविल अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम एड में देखने के बाद ही हम उनको परचेज करते हैं। पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी,
अगर मान लो कि आपने एडवर्टीजमेंट तो अच्छी कर दी, एक बार अगर कस्टमर, लेकिन क्वालिटी वाइज जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं है, एक बार तो आप एडवर्टीजमेंट देख के परचेज कर लोगे, लेकिन जैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करोगे और अपने जान पहचान वालों को भी यही कहोगे कि इस प्रोडक्ट को परचेज मत करो। तो क्वालिटी की टर्म्स में भी आपको अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, पॉपुलर करना है। तो क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी तो प्रोडक्ट की गुडविल अच्छी हो जाएगी, उसका इमेज, उसके गुड नेम, और जिससे फर्म है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को अर्न कर सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से गुडविल की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इट मीन्स ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की नीड है वो अराइज होगी। तो सबसे पहला केस है इन केस ऑफ सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड में क्या होता है, एक ही प्रोपराइटर होगा जो बिजनेस को एस्टेब्लिश करेगा। तो उसको गुडविल की वैल्यूएशन कब करनी है, जब वो बिजनेस को डिस्पोज्ड ऑफ करेगा, मतलब बिजनेस को सेल कर देगा, उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। When someone is to be admitted as a partner, जब सोल प्रोपराइटर है अपने साथ किसी और को एज अ पार्टनर एडमिट करता है अपने बिजनेस में, तो उस सिचुएशन में भी जो गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, क्योंकि जो न्यू पार्टनर है वो अपने साथ गुडविल भी लेके आएगा। फॉर असेसिंग द वेल्थ टैक्स ऑन द डेथ ऑफ द प्रोपराइटर, इन केस अगर प्रोपराइटर की डेथ हो जाएगी तो उस सिचुएशन में जो उसकी वेल्थ है, संपत्ति है, उसके ऊपर टैक्स को असेस करने के लिए उसकी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है कि टू और मोर पार्टनर्स मिलके एक फार्म को एस्टेब्लिश करते हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए उस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया जाता है, और उस प्रॉफिट को जो पार्टनर्स है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पार्टनरशिप के केस में गुडविल की वैल्यू किस किस सर्कमस्टांसेस में होगी, कब होगी, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, कि जो नया पार्टनर है वो आएगा। जब नया पार्टनर आता है तो क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के फेवर में। तो जो गुडविल की वैल्यू, यानी कि जो गुडविल की अमाउंट है जो न्यू पार्टनर लेके आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स, जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, उस केस में भी जो गुडविल की वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाएगी। क्यों, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है या डिसीज पार्टनर है उसको वो अपने साथ अपनी गुडविल को लेके जाएगा, गुडविल की अमाउंट को, क्योंकि अब उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो कौन गेन कर लेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो गेन करेंगे, और उसके बदले में उसकी जो गुडविल की अमाउंट है वो पे की जाएगी। When there is a change in the profit sharing ratio among the partners, और जब पार्टनर्स हैं अपने बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब प्रॉफिट रेशो को चेंज करेंगे, कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे, तो जो गुडविल की वैल्यू है उसको भी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। When there is dissolution either by sale to a company or amalgamation with another firm, कि जब बिजनेस का डिसोल्यूशन करना है, जो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, या फिर उसको किसी मतलब कंपनी को सेल कर दिया, या फिर दो फर्म है वो आपस में अमलगमेट हो गई, कि एक लार्ज फर्म ने एक स्मॉल फर्म को अपने अंदर अमलगमेट कर लिया, तो उस सिचुएशन में भी गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो करनी पड़ती है। इन केस ऑफ अ कंपनी, कंपनी के केस में गुडविल की वैल्यूएशन कब की जाएगी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, और जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज आपस में अमलगमेट हो जाएंगी, तब जब जो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी के लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, कि लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स को परचेज करेगी, किस लिए, उस कंपनी की कंट्रोलिंग पावर को अक्वायर करने के लिए, तो उस टाइम पे भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। जब गवर्नमेंट क्या करती है, उस कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करती है, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। इन केस अगर जो कंपनी के शेयर हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो अगर हमने शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है, किस पर्पज से, टैक्सेशन पर्पज से, जैसे कि स्टेट ड्यूटी लगानी है, गिफ्ट टैक्स लगाने हैं, तब भी क्या होगा, गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, ताकि गुडविल की वैल्यूएशन के बेसिस पे उन शेयर्स की वैल्यू को फिक्स किया जा सके और जो भी टैक्सेशन पर्पज है उनको फुलफिल किया जाए। अब मेथड्स क्या क्या है गुडविल की वैल्यूएशन करने के, तो हमारे पास 5 मेथड्स हैं।
फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड एंड फोर्थ इज परचेज कंसिडरेशन मेथड एंड फिफ्थ एन्यूटी मेथड। जो मेथड्स है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।